ये कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं जिन्हें आपूर्ति माना जाता है, चाहे ऐसे क्रियाकलाप या व्यवहार बिना किसी प्रतिफल के ही क्यों ना किए गए हों। नंबर 1 आ रहा है, किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा बिना किसी प्रतिफल के अपनी व्यावसायिक संपत्तियों का स्थायी रूप से हस्तांतरण या निस्तारण, बशर्ते कि इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त की गई हो। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एक स्कूल को, पुण्यार्थ स्कूल को, कुछ पुराने कंप्यूटर बिना किसी प्रतिफल के स्थायी रूप से दे दिए और इन कंप्यूटर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर ली गई थी। तो एबीसी लिमिटेड द्वारा पुण्यार्थ स्कूल को फ्री में कंप्यूटर जो दिए गए हैं वो आपूर्ति माने जाएंगे, भले ही उनके बदले कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया गया हो। बिना किसी प्रतिफल के संबंधित व्यक्तियों या भिन्न व्यक्तियों के मध्य माल या सेवाओं की आपूर्ति अधिनियम के तहत जो संबंधित व्यक्ति होते हैं या जो भिन्न व्यक्ति होते हैं, यदि उनके मध्य बिना किसी प्रतिफल के माल या सेवाओं की आपूर्ति की जाती है तो वो जो व्यवहार है या आपूर्ति है, आपूर्ति मानी जाती है इस अधिनियम के तहत। अब ये संबंधित व्यक्ति कौन होते हैं या ये भिन्न व्यक्ति कौन होते हैं? संबंधित व्यक्ति ये हैं ऐसे व्यक्ति जो एक दूसरे के व्यवसाय में अधिकारी या संचालक हैं, ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय में वैध रूप से स्वीकृत साझेदार हैं, या ऐसे व्यक्ति जो नियोक्ता और कर्मचारी हैं। कोई भी व्यक्ति जो दोनों के मताधिकार वाले प्रभावी अंशों के 25% या अधिक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी है या नियंत्रण रखता है या धारण करता है, उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर नियंत्रण रखता है, या जो एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो ये भिन्न व्यक्ति कहलाते हैं, संबंधित व्यक्ति कहलाते हैं। अगर इनके मध्य माल या सेवाओं का बिना किसी प्रतिफल के ट्रांसफर होता है, आपूर्ति होती है, तो वो बिना किसी प्रतिफल के होते हुए भी आपूर्ति माना जाता है। परंतु इस समय अपवाद है, यद्यपि नियोक्ता और कर्मचारी को संबंधित व्यक्ति माना गया है, परंतु इस अधिनियम की अनुसूची 3 के अनुसार एक कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के दौरान अथवा नियोक्ता नियोजन के संबंध में दी गई सेवाओं को न तो माल की आपूर्ति माना जाएगा और न ही सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा। इसी प्रकार अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुसार नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया गया उपहार यदि 50,000 से अधिक राशि का नहीं हो तो इसे माल या सेवाओं दोनों की आपूर्ति नहीं माना जाएगा। हमें ये इसको अपवाद को ध्यान में रखना है। भिन्न व्यक्ति कौन होते हैं? धारा 25(4) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने एक ही राज्य अथवा संघीय क्षेत्र में अथवा एक से अधिक राज्यों अथवा संघीय क्षेत्र में अथवा एक से अधिक पंजीकरण कराने की आवश्यकता है तो उसे इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए प्रत्येक ऐसे पंजीकरण के संबंध में भिन्न व्यक्ति माना जाता है। भिन्न व्यक्ति वो होता है जिसका एक से अधिक बार पंजीकरण कराया हुआ होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है। उसने अपने शाखा कार्यालय के लिए इंदौर में भी उसकी एक शाखा है, पंजीकरण कराया है, तो राम को मुंबई और इंदौर के पंजीकरण संबंध में भिन्न व्यक्ति समझा जाएगा। तो भिन्न व्यक्ति वो होता है जिसका एक से अधिक बार पंजीकरण करवाया हुआ होता है। तो ये भिन्न व्यक्तियों और संबंधित व्यक्तियों के मध्य जो बिना प्रतिफल के भी व्यवहार होते हैं, आपूर्ति होती है, तो उसे इस अधिनियम के तहत आपूर्ति माना जाता है। इसी तरह से प्रधान और एजेंट के मध्य माल की आपूर्ति, यदि प्रधान द्वारा एजेंट को या एजेंट द्वारा प्रधान को बिना प्रतिफल के माल या सेवा की आपूर्ति की जाए तो वो इस अधिनियम के तहत टैक्सेबल होगी, आपूर्ति मानी जाएगी, बशर्ते कि एजेंट प्रधान की ओर से ऐसे माल की आपूर्ति प्राप्त करने का कार्य करता है और यदि एजेंट प्रधान की ओर से ऐसे माल को प्राप्त करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये वो ट्रांजैक्शन है जब जो बिना प्रतिफल के किए जाते हैं लेकिन फिर भी उनको इस अधिनियम के तहत आपूर्ति माना जाता है। इसी तरह से अगला पॉइंट है संबंधित व्यक्ति अथवा अपने अन्य प्रतिष्ठानों से सेवाओं का आयात। संबंधित व्यक्तियों से या अपने अन्य प्रतिष्ठानों से सेवाओं का यदि बिना प्रतिफल के आयात किया जाता है तो भी वो जो आपको
जो आपूर्ति है वो टैक्सेबल होगी, उस पर जीएसटी लगेगी। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन है ये आपके सामने। जब जो ये क्रियाकलाप हैं आपूर्ति माने जाएंगे, चाहे ये बिना प्रतिफल के ही क्यों न किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है माल की आपूर्ति अथवा सेवा की आपूर्ति माना। अनुसूची सेकंड में कुछ गतिविधियों या व्यवहारों का उल्लेख किया गया है और यह भी बताया गया है कि किस गतिविधि को कब माल की आपूर्ति माना जाएगा और किस गतिविधि को कब सेवा की आपूर्ति माना जाएगा। इसमें से अधिकांश गतिविधियां वे हैं जिनके संबंध में हमने पिछले कानूनों में विरोधाभास था, परिणाम स्वरूप दोहरा करार उत्पन्न होता था और मुकदमेबाजी बढ़ती थी। उदाहरण के लिए रेस्टोरेंट की सेवा पर पिछले कानूनों में खाद्य सामग्री पर वैट दिया होता था तथा रेस्टोरेंट की सेवा पर सेवा कर दिया होता था, अतः दोनों कर लगाए जाते थे। परिणाम स्वरूप ग्राहक पर दोहरा करार उत्पन्न होता था जिससे मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलता था। अतः अनुसूची सेकंड में ऐसी दिशाओं में स्पष्ट किया गया कि कब किसी गतिविधि या व्यवहार को माल की आपूर्ति माना जाएगा और कब किसी सेवा की आपूर्ति माना जाएगा। इसमें आपूर्ति के समय, स्थान, मूल्य आदि के संबंध में अनिश्चितता नहीं रहेगी। ये है जी कुछ गतिविधियां। ये देखिए हस्तांतरण, माल के स्वामित्व पर हस्तांतरण विश्लेषण, ये सब देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। कब कोई माल की आपूर्ति माना जाएगा, कब कोई सेवा की आपूर्ति माना जाएगा। ये कुछ व्यवहार हैं जब माल या सेवा की किसी भी को आपूर्ति नहीं माना जाता। अनुसूची थर्ड में कुछ ऐसी गतिविधियों या व्यवहारों का उल्लेख किया गया है जिसमें न तो माल की आपूर्ति माना जाएगा और न ही सेवा की आपूर्ति माना जाएगा। यदि एक कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता को अपने नियोजन के दौरान अथवा नियोजन के संबंध में सेवाएं देना, तो ये आपूर्ति नहीं माना जाता। ये ऊपर भी नोट आया था ये। इसी तरह से तत्समय प्रभावी किसी कानून के तहत स्थापित किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा सेवाएं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, एमएलए, पंचायतों के सदस्य, नगर पालिकाओं के सदस्य, अन्य स्थानीय प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा किए गए कार्य, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो संविधान के प्रावधानों के अनुसरण में किसी पद पर है उस पद की हैसियत से कर्तव्यों का निष्पादन। इसी तरह से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित निकाय के अध्यक्ष, सदस्य या निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा जिसे इस वाक्य के प्रारंभ होने से पूर्व कर्मचारी नहीं माना गया हो। इसी तरह से दाह संस्कार, कब्रिस्तान, शव दाहगृह या शव गृह सेवाएं जिसमें मृतक का परिवहन भी शामिल है, भूमि और भवन का विक्रय बशर्ते कि भूमि भवन के विक्रय की दिशा में अनुसूची सेकंड के पैराग्राफ 5 और वाक्य बी लागू नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको 1 2 3 4 पॉइंट है, ये मेन मेन काम में आएंगे जब ये माल या सेवा की आपूर्ति नहीं माना जाता इन व्यवहारों को। इनको याद रखना है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो मोटे मोटी सारी बातें आ गई हमारी इस लेसन की। एक बार ब्रीफ रूप से संक्षेप में हम सभी बातों को दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो आपूर्ति में जो कुछ विशेषताएं पाई जाती है, मुख्य मुख्य विशेषता ये है। आपूर्ति का व्यवहार कर योग्य माल या सेवा से संबंधित होना चाहिए। आपूर्ति का व्यवहार कर योग्य व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए। कर योग्य माल या सेवा से संबंधित का मतलब वो कर मुक्त माल या सेवा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपूर्ति का व्यवहार कर योग्य व्यक्ति से संबंधित मतलब आपूर्ति का व्यवहार पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। आपूर्ति कर योग्य क्षेत्र में होनी चाहिए। आपूर्ति प्रतिफल के बदले होनी चाहिए, कुछ कुछ अपवादों को छोड़कर। ठीक है। आपूर्ति का व्यवहार अधिनियम के अनुसूचित में वर्णित जो नीचे अभी लास्ट में मैंने आपको बताए हैं वो 7-8 क्रियाकलाप जो आपूर्ति नहीं माने जाते उसमें नहीं होना चाहिए। आपूर्ति आवक या जावक हो सकती है। आपूर्ति व्यवसाय के दौरान और व्यवसाय को अग्रसर करने के लिए, व्यवसाय की प्रगति के लिए होनी सही चाहिए। कुछ ये क्रियाकलाप होने चाहिए जो कि बिना प्रतिफल के किए जाते हैं लेकिन फिर भी वो क्या माने जाते हैं, आपूर्ति माने जाते हैं। इनको भी ध्यान में रखना है। लेकिन एक नियोक्ता द्वारा नियुक्त और कर्मचारी के मध्य जो सेवाओं का होता है, नियोजन के दौरान कर्मचारी जो अपने नियोक्ता को सेवाएं देता है वो आपूर्ति नहीं माना जाता। इसको ध्यान में रखना है। संबंधित और भिन्न व्यक्ति क्या होते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम अगली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे।